हमारा पिछला टॉपिक था रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हमारा अगला टॉपिक है लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन। इंडिया इज अ लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भाषा के आधार पर इंडिया में बहुत ज्यादा भिन्नता है। अकॉर्डिंग टू ग्रेयरसन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1903 to 28, there were 179 languages and as many as 544 dialects in the country. तो ग्रेयरसन जो कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है उनके अनुसार 1903-28 तक 179 लैंग्वेजेस थी और 544 बोलियां बोली जाती थी कंट्री के अंदर। In the context of modern India, there are about 18 scheduled languages and a number of non-scheduled languages. अगर मॉडर्न इंडिया के संदर्भ में देखें तो 18 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जो 1991 सेंसस के अनुसार, और इसी तरह से नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी हैं। सी हाउ मेनी लैंग्वेजेस अपीयर ऑन अ 10 रुपीज नोट। अब अगर आप देखो तो जो 10 रुपए का नोट है उस पर कितनी सारी भाषाएं दी हुई हैं। अमंग द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस द स्पीकर ऑफ हिंदी हैव द हाईएस्ट परसेंटेज। अब शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में अगर देखा जाए तो हिंदी बोलने वाले सबसे ज्यादा हैं 40.42%। The smallest language groups are Kashmiri and Sanskrit speakers, 0.01% each. सबसे कम जो भाषा के ग्रुप बोलने वाले हैं वो है कश्मीरी और संस्कृत भाषी जो है 0.01% के बराबर। However, it is noticed that the linguistic regions in the country do not maintain a sharp and distinct boundary. Rather, they gradually merge and overlap in their respective border zones. अब ये भी देखा गया है कि ये जो भाषाई के तौर पे जो क्षेत्र हैं भाषा के आधार पर कंट्री के अंदर, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही सेपरेट है। नहीं, ये भी मर्ज हो गए हैं और एक जैसे है ना जी ना, आपस में एक दूसरे से मर्ज इतने ज्यादा हो चुके हैं कि ऐसा नहीं लगता कि आपको वो बिल्कुल एक ही भाषा बोलने वाले हैं या उधर जो भाषा बोली जाती है उसे कोई दूसरा समझ नहीं सकता। फिर है लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन। The speakers of major Indian languages belong to 4 language families, which have their subfamilies and branches or groups. Major Indian languages जो बोलने वाले हैं वो 4 लैंग्वेज फैमिलीज में को बिलोंग करते हैं। उनकी अपनी सब फैमिलीज हैं, ब्रांचेस हैं या ग्रुप्स हैं। दिस कैन बी बेटर अंडरस्टूड फ्रॉम द टेबल 1.2। अब आपकी जो बुक में 1.2 टेबल दी है उससे आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। रिलीजियस कॉम्पोजिशन। Religion is one of the most dominant forces affecting the cultural and political life of most of the Indians. धर्म ये सबसे बड़ा फोर्स है जो कि खास तौर से कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ जो है ज्यादातर इंडियंस की उस पर प्रभाव डालता है। Since religion virtually permeates into almost all the aspects of people's family and community lives. धर्म जो है आपको हर एक, चाहे कोई भी लोग हो, परिवार हो, उनके किसी भी पहलू में, हर पहलू में आपको धर्म या जो समुदाय हैं उनमें देखने को मिलेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द रिलीजियस कॉम्पोजिशन इन डिटेल। इसलिए रिलीजियस कॉम्पोजिशन को डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। The special distribution of religious communities in the country shows that there are certain states and districts having large numerical strength of one religion, while the same way may be very negligibly represented in other states. जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है रिलीजियस कम्युनिटीज का कंट्री के अंदर, वो ये बताता है कि कुछ खास स्टेट्स हैं या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर एक धर्म के आधार पर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि उसी तरीके से और स्टेट्स में उनकी संख्या बहुत कम है। Hindus are distributed as a major group in many states, ranging from 70 to 90% and above. हिंदूज जो हैं वो ज्यादातर आपको कई सारे स्टेट्स में एक बड़े ग्रुप के तौर पर देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट्स अलोंग इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर, जम्मू एंड कश्मीर, हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड इन स्कैटर्ड एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड गंगा प्लेन। वैसे बहुत स्टेट्स में आपको हिंदू एज ए बड़ा ग्रुप देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स जो स्टेट्स की हैं जैसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के अलोंग है या इंडो पाक बॉर्डर के अलोंग है, जम्मू एंड कश्मीर ले लीजिए, हिल स्टेट्स ले लीजिए नॉर्थ ईस्ट के, या कुछ बिखरे हुए इलाके जो डेक्कन प्लेट्यू और गंगा प्लेन के हैं, वहां पर आपको यहाँ पे इनके जो ग्रुप है वो बहुत कम मिलेंगे। मुस्लिम्स द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी आर concentrated in Jammu and Kashmir, certain districts of West Bengal and Kerala, many districts of Uttar Pradesh, in and around Delhi and in Lakshadweep. They form majority in Kashmir Valley and Lakshadweep. अब मुस्लिम जो कि बहुत बड़ा एक धार्मिक समुदाय है, माइनॉरिटी है, वो जो है
सबसे ज्यादा उनका आपको आबादी कहाँ मिलेगी? जम्मू एंड कश्मीर में, या कुछ डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल और केरला के हैं, या बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली के आसपास हैं, या लक्षद्वीप में हैं। मेजॉरिटी में ये लोग कहाँ पर हैं? कश्मीर वैली और लक्षद्वीप में। अब यहाँ पर एक जो टेबल दी हुई है जिसमें फैमिली, सब फैमिली, ब्रांच, ग्रुप और स्पीच एरियाज दिए गए हैं, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी भाषा कहाँ पर किस तरीके से बोली जाती है। The Christian population is distributed mostly in rural areas of the country. जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो ज्यादातर आपको गांव के इलाकों में मिलेगी कंट्री के अंदर। The main concentration is observed along the western coast around Goa, Kerala and also in the hills of Meghalaya, Mizoram, Nagaland, छोटा नागपुर एरिया and hills of Manipur. जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो ज्यादातर आपको मिलेगी या तो वेस्टर्न कोस्ट जो गोवा के अराउंड है, केरला में, या जो हिल स्टेट्स हैं मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर इलाका, या फिर जो हिल्स हैं मणिपुर के, यहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन मिलेगी। Sikhs are mostly relatively concentrated in relatively small area of the country, particularly in the states of Punjab, Haryana and Delhi. सिख लोग जो हैं आपको वो एक बहुत छोटे से हिस्से में मिलेंगे कंट्री के, खासतौर से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। Jain and Buddhist, the smallest religious group in India, have their concentrations only in the selected areas of the country. जैन और बुद्धिस्ट सबसे छोटे रिलीजियस ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर और ये आपको मिलेंगे बहुत ही सेलेक्टेड एक चुनिंदा क्षेत्रों में कंट्री के। जैन्स हैव मेजर कंसंट्रेशन इन द अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। जैन्स आपको ज्यादातर शहरी इलाकों में मोस्टली जो मिलेंगे वो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में मिलेंगे, जबकि बुद्धिस्ट आर कंसंट्रेटेड मोस्टली इन महाराष्ट्र। बुद्धिस्ट ज्यादातर महाराष्ट्र में है। The other areas of Buddhist majority are Sikkim, Arunachal Pradesh, Ladakh in Jammu and Kashmir, Tripura and Lahul and Spiti in Himachal Pradesh. इसके अलावा बुद्धिस्ट मेजोरिटी जो है आपको देखने को मिलेगी सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, त्रिपुरा में, या लाहौल और स्पीति में हिमाचल प्रदेश के अंदर। The other religions of India include Zoroastrians, tribal and other indigenous faiths and beliefs. इसके अलावा और भी बहुत सारे धर्म हैं जिसमें ज़ोरास्ट्रियन शामिल हैं, ट्राइबल या और जो ग्रुप्स हैं जिनकी अपनी फेथ्स और बिलीफ हैं। These groups are concentrated in small pockets scattered throughout the country. ये जो ग्रुप्स हैं ये आपको बहुत छोटे छोटे इलाकों में मिलेंगे पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं पर। Composition of working population. The population of India according to the economic status is divided into three groups, namely main workers, marginal workers and non-workers. हमारी जो भारत की पॉपुलेशन है वो आर्थिक स्टेटस के हिसाब से तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक है जो मेन काम करने वाले लोग हैं, एक मार्जिनल तौर पे काम करने वाले, और एक जो बिल्कुल ही काम नहीं करने वाले। अब जैसे स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन यहाँ दी है कि मेन वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 डेज इन अ ईयर। मेन वर्कर वो है जो 183 डेज तक काम करता है एक साल में। मार्जिनल वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 डेज इन अ ईयर, और उससे कम जो काम करता है वो मार्जिनल वर्कर है। नॉन वर्कर यानी जो बिल्कुल ही काम नहीं करता। इट इज ऑब्जर्व दैट इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स both main and marginal is only 39%, leaving a vast majority of 61% as non-workers. और इंडिया जैसी जगह पे जो प्रोपोर्शन है वर्कर्स का, अगर मेन और मार्जिनल की बात करें तो 39% है जो काम करते हैं, जबकि जो इतनी बड़ी मेजॉरिटी है 61% की वो नॉन वर्कर्स हैं। This indicates an economic status in which there is a larger proportion of dependent population. अब इससे क्या पता चलता है कि हमारे पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है दूसरे पे, फर्दर इंडिकेटिंग पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पीपल। और इससे एक ये भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगार और जो लोग क्या कहते हैं ना काम करने वाले या जिनको उम्र नहीं है जिनकी कि वो काम कर सके, ऐसे लोग तो बहुत ज्यादा हैं। The proportion of working population of the states and the union territories show a moderate variation from about 25% in Goa to about 53% in Mizoram. अब जो प्रोपोर्शन है वर्किंग पॉपुलेशन का अगर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो उसमें काफी चेंज देखने को मिलता है। जैसे 25% अगर गोवा में है वर्किंग पॉपुलेशन तो 53% मिजोरम में है। द स्टेट्स विद लार्जर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मेघालय। ये वो स्टेट्स हैं जहां बहुत ज्यादा वर्कर्स की परसेंटेज है। Among the union territories, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव हैव हायर पार्टिसिपेशन रेट। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज में दादर, नागर हवेली और दमन एंड दीव का भी बहुत ज्यादा हाई पार्टिसिपेशन रेट है। इट इज अंडरस्टूड दैट
In the context of a country like India, the work participation rate tends to be higher in the areas of low levels of economic development, since the number of manual workers are needed to perform the subsistence or near the subsistence economic activities. अब ऐसे देखने में क्या समझ में आता है कि हमारे यहाँ इंडिया में जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है वो उन इलाकों में सबसे ज़्यादा है जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम है, क्योंकि जो नंबर है मैनुअल वर्कर्स का उनकी ज़रूरत होती है ताकि वो जो है एक तरह से गुजर बसर कर सकें या गुजर बसर करने वाली जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको कर सकें. द ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, which actually means engagement of an individual in farming, manufacturing, trade, services or any kind of professional activities, shows a large proportion of primary sector workers compared to the secondary and tertiary sectors. अगर ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन देखा जाए इंडिया की पॉपुलेशन का, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग हैं वो एंगेज हैं फार्मिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड में, सर्विस में या किसी भी तरह की प्रोफेशनल एक्टिविटी में, तो उसमें यह दर्शाया जाता है कि जो बड़ा प्रोपोर्शन है प्राइमरी सेक्टर का वो ज़्यादा है उन वर्कर्स का बजाय सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स के. About 58.2% of total working population are cultivators and agricultural laborers, whereas only 4.2% of workers are engaged in household industries and 37.6% are other workers including non-household industries, trade, commerce, construction and repair and other services. 58.2% जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से खेती बाड़ी वाले हैं या खेतों पे काम करने वाले मजदूर हैं. 4.2% वर्कर्स हैं जो कि हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में एंगेज्ड हैं. 37.6 वो वर्कर्स हैं जो नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में ट्रेड्स, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या और बाकी काम करते हैं. As far as the occupation of the country's male and female population is concerned, male workers outnumber female workers in all the three sectors. अगर ऑक्यूपेशन की जो कंट्री की ऑक्यूपेशन है उसमें अगर मेल फीमेल पॉपुलेशन की बात करी जाए तो मेल वर्कर्स ज़्यादा हैं बजाय फीमेल वर्कर्स के इन तीनों ही सेक्टर्स में. The number of female workers is relatively high in primary sector, though in recent years there has been seen some improvement in work participation of women in secondary and tertiary sectors. अब जो फीमेल वर्कर्स की संख्या है वो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है, पर अभी इधर कुछ सालों में कुछ बढ़ोतरी देखी गई है कि फीमेल्स जो हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी काम कर रही हैं. It is important to note that the proportion of workers in agriculture sector in India has shown a decline over the last few decades. 66.85% in 1991 to 58.2% in 2001. जो वर्कर्स का प्रोपोर्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया के अंदर उसमें भी काफ़ी कमी देखी गई है पिछले कुछ दशकों में. 66.85% था 1991 में, जो कि घट के 58.2% रह गया 2001 में. Consequently, the participation rate in secondary and tertiary sector has registered an increase. अब participation rate secondary और tertiary sector में बढ़ोतरी हुई है. This indicates a shift of dependence of workers from the farm-based occupations to non-farm-based ones, indicating a sectoral shift in the economy of the country. तो इससे क्या पता चलता है कि अभी जो डिपेंडेंसी थी वर्कर्स की फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशंस में अब वो शिफ्ट होकर नॉन फार्म बेस्ड में चली गई है, जिससे एक तरह से कह सकते हैं कि एक सेक्टोरल तौर पे शिफ्ट आया है कंट्री की इकोनॉमी के अंदर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से और जो सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर है उसमें शिफ्ट हो रही है. द स्पेशल वेरिएशन ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन रेट इन डिफरेंट सेक्टर्स इन द कंट्री इज वेरी वाइड. अब अगेन स्पेशल वेरिएशन देखा जाए, अगर काम के तरफ उस पर देखा जाए कि काम कितना करते हैं, कितनी हिस्सेदारी है काम में, उसके रेट को अगर देखा जाए तो अगेन अलग अलग सेक्टर्स में कंट्री के अंदर वो काफ़ी बड़ी है. फॉर इंस्टेंस द स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड हैड वेरी लार्ज शेयर्स ऑफ कल्टिवेटर्स. हिमाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे स्टेट्स हैं यहाँ बहुत ज़्यादा शेयर है कल्टिवेटर्स का. On the other hand, the states like Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, West Bengal and Madhya Pradesh have higher proportion of agricultural laborers. इन जगह के स्टेट्स में जो है आपको एग्रीकल्चर लेबर्स ज़्यादा मिलेंगे. द हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज लाइक दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पौंडीचेरी हैव वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स आर एंगेज्ड इन अदर सर्विसेज. अब इस तरह के तीन स्टेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो वर्कर्स का प्रोपोर्शन है वो और सर्विस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. This indicates that not only the availability of limited farming land but also large-scale urbanization and industrialization requiring more workers in non-farm sectors. तो इससे ये इंडिकेट होता है कि खाली एक जो सीमित खेती बाड़ी की ज़मीन है उसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं बल्कि
बहुत बड़े स्केल पे शहरीकरण या ये जो औद्योगिकरण है जिसमें बहुत ज्यादा वर्कर्स की जरूरत होती है नॉन फार्म सेक्टर्स के अंदर। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।